Bismillahirrahmanirrahim. This is our fourth lecture of chapter number 1, Cell Structure and Function. In this lecture, we will study about the cytoskeleton, centrioles, cilia and flagella, mitochondria, plastids and nucleus. So first come toward the cytoskeleton. What is cytoskeleton? In 1928, Koltsov हमारे पास क्या है, एक साइंटिस्ट है कॉल्ट्जॉफ ने 1928 में सजेशन दी थी माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बाद कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या है, एक फाइब्रस नेटवर्क है। किस चीज़ का? फाइब्रस नेटवर्क ऑफ स्केलेटन मौजूद है। फाइब्रस नेटवर्क ऑफ स्केलेटन। और इसकी सजेशंस को 1977 में कोहान ने क्या किया था? कंफर्म किया था। हमारे पास एक साइंटिस्ट है, कोहन ने इसको क्या किया था? कंफर्म किया था कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? फाइब्रस नेटवर्क प्रेजेंट है थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। 1977 में कोहन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके सेल के स्ट्रक्चर को जब उसने ऑब्ज़र्व किया, जब उसने देखा तो उसमें क्या देखा उसने कि उसके अंदर फाइब्रस नेटवर्क मौजूद है, जिसकी बात 1928 में कॉल्ट्जॉफ ने की थी। अब साइटोस्केलेटन टू वर्ड से बना है। साइटो सेल के लिए, जबकि स्केलेटन हमारे पास क्या होता है? ढांचा जो होता है। साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं, और ये जो नेटवर्क बनता है ये फिर सेल को सपोर्ट करता है, उसकी शेप को मेंटेन रखता है। अब हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स है, डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन में। फर्स्ट वन हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट, सेकंड इज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तीन हमारे पास डिफरेंट काइंड के फाइबर्स होते हैं। तीनों कंबाइन होकर एक स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्केलेटन बनाते हैं, जिसे साइटोस्केलेटन कहा जाता है। और ये साइटोस्केलेटन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, और कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सिर्फ सपोर्ट नहीं देता, सपोर्ट के साथ साथ ये कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं ये बनते हैं प्रोटीन से। स्पेशल टाइप के कुछ प्रोटीन्स हैं जिससे बनता है साइटोस्केलेटन। इसमें हमारे पास आ जाता है एक्टिन, ट्यूबिलिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं जिससे क्या बनते हैं? साइटोस्केलेटन बनते हैं। साइटोस्केलेटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोसिस एंड एमीबॉयडल मूवमेंट। इसको हम डिटेल से आगे इसका जिक्र करते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में, माइक्रोफिलामेंट्स में, सॉरी, हम डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर आपको तीनों डिफरेंट टाइप के फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीनों हमारे पास क्या है? डिफरेंट टाइप के हैं। और देखिए यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से बना है, एक्टिन प्रोटीन से बना है, या आपको ट्यूबिलिन प्रोटीन से बना है। तो ये किससे बनते हैं? डिफरेंट फाइबर्स है जिनकी शेप डिफरेंट है और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बनते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट किससे बनता है? एक्टिन प्रोटीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। और ये क्या होता है? इसकी जो थिकनेस होती है वो अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बनिस्बत ये हमारे पास क्या होता है? इसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है, वो होती है 7 नैनोमीटर, ठीक है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल की थिकनेस आपको दिखाई दे रही है वो इससे ज़्यादा है, जबकि माइक्रोफिलामेंट की थिकनेस कम है। लेकिन माइक्रोफिलामेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है इन दी मूवमेंट, साइक्लोसिस की जो मूवमेंट होती है, जो स्पेशल टाइप की मूवमेंट है, उसमें क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जो कि किस वजह से होती है? माइक्रोफिलामेंट्स के। जब माइक्रोफिलामेंट्स जब हिलते हैं तो उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करती हैं, और उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस कहा जाता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर आप देखिए इसके स्ट्रक्चर, तो ये कितने चेन से बना है? 4 ट्विस्टेड चेन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 चेन आ गया, इसके ऊपर ये जो दूसरा हमारे पास 2 चेन, और ये भी 2 चेन से मिलकर बना है, ये भी 2 से और ये भी 2 से। तो 4 हमारे पास चेन्स होते हैं जो कि ट्विस्टेड होते हैं, और 2 चेन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? एक्टिन प्रोटीन से, जबकि 2 बनते हैं ट्रोपोमाइसिन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेबलिंग हुई है, यहाँ 2 एरो गई हैं, तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देंगे कि ये दोनों हमारे पास क्या है? ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन से बने हैं, जबकि जो बीड्स की शेप में हमारे पास है ये हमारे पास क्या है? एक्टिन प्रोटीन से बने हैं। टोटल 4 हमारे पास चेन्स हैं,
2 are made up of actin while 2 are made up of tropomyosin with triplet tropomyosin at intervals. जब ये इस तरह कर्व होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ट्रोपोमायोनिन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ये क्या दिखाई देगा, ट्रोपोमायोनिन। ये डिफरेंट इंटरवल्स पे इस तरह से प्रेजेंट होता है ट्रोपोमायोनिन, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन मसल सेल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये मसल सेल्स में क्या करता है, प्रेजेंट होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, ये उसकी हेल्प करता है। जो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन, हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन मसल मूवमेंट। तो इसमें भी एक्टिन प्रेजेंट है, एक्टिन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये क्या करता है, हेल्प करता है इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके बाद हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास हॉलो सिलेंडरिकल शेप में होते हैं, लेकिन इसकी जो डायमीटर है, थिकनेस है, वो एज़ कम्पेयर टू माइक्रोफिलामेंट ज़्यादा होती है, 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। अनब्रांच्ड मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है, इस तरह एक लॉन्ग ट्यूब होता है, और इससे किसी भी किस्म की ब्रांचेस अराइज नहीं होती। और जो जिस प्रोटीन से बना है वो हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ये दो टाइप के उससे बनता है ट्यूबुलिन से, एक अल्फा ट्यूबुलिन और एक हमारे पास बीटा ट्यूबुलिन, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ट्यूबुलिन डायमर, मींस के दो किस्म के प्रोटीन से बनता है। यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर से इसको शो भी किया गया है। जो 2 डिफरेंट टाइप के हमारे पास ट्यूबुलिन है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन, दोनों को डिफरेंट कलर से शो किया गया ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। It is responsible for the assembly and disassembly of spindle fibers during cell division. सेल डिवीजन के दौरान जब सेंट्रियोल्स अपीयर होते हैं तो उससे क्या अराइज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स को अरेंज करने के लिए या उनको डिवीजन के बाद ख़त्म करने में कौन रोल प्ले करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। It is also involved in the formation of cilia, flagella and basal bodies, ठीक है। basal bodies cilia और flagella के लिए की फॉर्मेशन में क्या करता है, important रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट का जो वर्ड होता है ये हमेशा इन बिटवीन के लिए यूज़ होता है। तो इन फिलामेंट्स को इसलिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी जो थिकनेस होती है वो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बिटवीन पे होती है। माइक्रोफिलामेंट का हमने देखा कि माइक्रोफिलामेंट की 7 नैनोमीटर है, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स की 25 नैनोमीटर है। तो इनके दरमियान में कहीं पर 10 नैनोमीटर क्या होगी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की थिकनेस होगी। ये किससे बनते हैं, बेसिक प्रोटीन सब यूनिट ऑफ फिलामेंट इज विमेंटीन। ये इसका क्या है, प्रोटीन सब यूनिट जिससे इनकी स्ट्रक्चर बनती है। ईच फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ 3 चेन्स ऑफ विमेंटीन विद नो हॉलो स्पेस इन बिटवीन। हर एक जो फिलामेंट होता है उसमें कितने चेन्स होते हैं, 3 चेन्स होते हैं। जहाँ यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 3 चेन्स होते हैं। और ये तीनों चेन्स किससे बनते हैं, विमेंटीन से बनते हैं। इनके दरमियान किसी भी किस्म की एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई नहीं देगी। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड मेंटेन द सेल शेप। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को और सेल की शेप को मेंटेन रखता है। ओवरऑल अगर आप साइटोस्केलेटन के तीनों वो देखें तो जो तीन हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं, उनके जो ओवरऑल फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। इसके अलावा इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपोर्ट के साथ क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया में भी ये इन्वॉल्व है। और साथ में क्या है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स की जो अरेंजमेंट होती है इसमें भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। इट ऑल्सो हेल्प रेजिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस को कम करने में भी इसका क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये हम इनकी स्पेसिफिकली जब एक ही की बात करते हैं, जब कंबाइनली हम तीनों किस्म के जो हमारे पास ये तीन है, तीनों किस्म की अगर इसकी हम बात करें, तीनों जो फाइबर्स हैं हमारे पास जो इसे कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहते हैं, तो इनका हमने क्या, इसका जो मेन फंक्शन है नंबर 1 वो हमारे पास है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल।
सेकंड, इट इन्वॉल्व्स इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो मूवमेंट होती है, जैसे हमारे पास एमीबॉयड मूवमेंट है या जो साइक्लोसिस है, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। थर्ड वन, इट इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जब ये साइक्लोसिस मूवमेंट करता है तो उसके थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब ये तीनों साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, जब इनका इस तरह नेटवर्क होता है और जब ये मूवमेंट करते हैं, जो साइक्लोसिस मूवमेंट होती है, जब ये साइक्लोसिस मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है, जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसलिए इनके उसमें एक आता है ट्रांसपोर्ट भी, ये क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे साइक्लोसिस के अलावा क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी माइटोटिक स्पिंडल्स, और माइटोटिक स्पिंडल्स के साथ फॉर्मेशन ऑफ सिलिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिलिया। और साथ में हो जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और ये लास्ट हमारे पास क्या है, हेल्प रेजिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। ये इसके जनरल फंक्शंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनेलिस है जिसके ऊपर किसी भी किस्म का मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस है, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो किस तरह होती है, सिलेंडर की तरह हो, जिस तरह हॉलो सिलेंडर होता है इस तरह से हॉलो सिलेंडर की तरह इसकी शेप होती है। और ये न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। इनके जो हमारे पास साइज़ होती है वो हमारे पास होती है 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, जबकि 0.2 माइक्रोमीटर क्या होती है इसकी डायमीटर, हमारे पास यह डायमीटर होती है। सेंट्रियोल्स हमेशा पेयर में होते हैं, इट ऑलवेज अकर इन पेयर, मतलब 2 इन नंबर होंगे। किसी भी सेल में जब सेंट्रियोल्स अराइज होंगे तो उसका नंबर क्या होगा, 2 नंबर होगा। अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, जिस तरह आपको इधर फिगर में नज़र आ रहा है, जब इसके हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये हमारे पास बनता है 9 ट्रिपलेट से, मीन्स 9 हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स। 9 ट्रिपलेट्स का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास 9 सेट्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह अगर आप देखें तो हमारे पास एक सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट्स हैं, और हर एक 9 सेट के अंदर 3 फाइबर्स मौजूद होंगे। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाएगा देगा कि हर एक में क्या है, 1 2 3 फाइबर्स होंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 9 ट्रिपलेट्स। इसमें 9 सेट्स प्रेजेंट हैं और उस हर एक सेट में फिर 3 फाइबर्स मौजूद है। तो सेंट्रियोल को अगर हम उसका जो क्रॉस सेक्शन देंगे तो क्रॉस सेक्शन में से क्या होगा, 9 ट्रिपलेट्स होंगे। और टोटल में 9 है तो 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रिपलेट है 3 से, तो 27 ट्यूब्स होते हैं अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन चेक करते हैं या इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, रॉड शेप होता है, यूजुअली अकर इन पेयर्स, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, अकर एट राइट एंगल टू ईच अदर। पेयर में होते हैं तो इनकी जो पोजीशन होती है, अरेंजमेंट होती है, एक दूसरे पे ये क्या करते हैं, 90 डिग्री के एंगल से इनकी पोजीशन होती है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड से, जिसका राइट एंगल भी कहा जाता है, तो ये इट अकर एट राइट एंगल टू ईच अदर। Each centriole is composed of 9 triplets of microtubules arranged in cylindrical array। जो 9 ट्रिपलेट हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं, ट्यूब की तरह, एक सिलेंडर की तरह अरेंज होते हैं। Each centriole give rise to spindle fibers known as mitotic apparatus। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो जाते, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। सेंट्रियोल जब अपीयर होते हैं तो ये इससे क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, स्पिंडल फाइबर्स, और पूरे सेट को कहा जाता है माइटोटिक apparatus।
स्पिंडल फाइबर्स क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रियोल एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। स्पिंडल फाइबर्स जब अराइज होते हैं तो हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसको सेंटर कंसिडर करते हैं, सेंटर लेते हैं, और सेंट्रियोल्स की मदद से क्या होता है, इससे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और ये न्यूक्लियस के करीब ही मौजूद होते हैं। Centrioles play important role in location of furrowing during cell division and in the formation of cilia and flagella. Cilia और flagella की formation में भी ये important role play करता है। Next हमारे पास है cilia and flagella. Cilia क्या है हमारे पास? Cilia are hair like projections. Hair like projections होते हैं, जबकि जो flagella हमारे पास है ये हमारे पास सिंगल जिस तरह टेल लाइक होता है। ये दोनों प्रोजेक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स। सीलिया और फ्लैजेला क्या है? दोनों हमारे पास एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जबकि एक हमारे पास है टेल लाइक प्रोजेक्शन, और दोनों प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स। फ्लैजेला एक होता है जबकि इस तरह से लॉन्ग होता है, ठीक है, जबकि सीलिया हमारे पास क्या होते हैं? अगर ये लेट सपोज सेल है तो इस तरह से छोटे छोटे से होते हैं। सीलिया इस तरह से पूरे सरफेस को इस तरह थ्रू आउट द सरफेस ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। The flagella are longer, few in number and beat independently. Cilia अगर हम देखें तो 1 होता है या 2 होता है, या हमारे पास इस तरह से किसी एक उस पर इस तरह ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन पूरे सरफेस पे ये अरेंज नहीं होते, और इनकी जो बीटिंग होती है, जो ये मूवमेंट करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली ये एक हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जबकि सिलिया हमारे पास छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स है, छोटे होते हैं, और ये क्या कहते हैं? बीट परपेंडिकुलरली इन मेटाक्रोनस और एंड सिंक्रोनस रिदम। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंटली ये मूव नहीं कर सकते। जो हमारे पास मेटाक्रोनस मूवमेंट होती है, मेटाक्रोनस में क्या करते हैं? पहले हमारे पास एक रो मूव करता है, उसके बाद दूसरा, जब एक रो मूवमेंट कंप्लीट कर लेता है, दूसरा रो जो होता है वो बीटिंग स्टार्ट कर लेता है। मीन्स सीलिया ऑफ अ रो बीटिंग वन आफ्टर द अदर। वन आफ्टर द अदर क्या करेंगे? बीट करेंगे पूरे इस तरह रो में, पहले एक बीट कर लेगा, दूसरा बीट कर, इस तरह पूरा जो रो होगा इसका वो वन आफ्टर द अदर बीटिंग करेगा। जबकि सिंक्रोनस में हमारे पास क्या होंगे? सारे जो सीलिया होंगे वो साइमल्टेनियसली बीटिंग स्टार्ट कर लेंगे, तो उसे कहा जाता है सिंक्रोनस। मीन्स सेम टाइम पे करते हैं, सारे एट अ टाइम करते हैं। मेटाक्रोनस में वन आफ्टर द अदर इनकी क्या होती है? बीटिंग होती है। स्ट्रक्चर के अगर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर क्या है इनका? सीलिया एंड फ्लैजेला शेयर कॉमन अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इनकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। दोनों में क्या होता है? हमारे पास प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सोनमी। एक्सोनमी बिल्कुल उस तरह होता है जिस तरह अपने सेंट्रियोल्स में देखें हमारे पास उस तरह एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर शायद होगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एक सिलेंड्रिकल हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसमें भी हमारे पास इस तरह देखिए आपको टू पेयर्स में देखिए डुप्लेट है, वहाँ पर ट्रिपलेट, यहाँ पर हमारे पास क्या है? डुप्लेट है। टू पेयर्स में हमारे पास क्या है? टोटल 9 हमारे पास इस तरह के डुप्लेट प्रेजेंट है, जबकि 2 हमारे पास सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। 9 हमारे पास क्या है? डुप्लेट। यहाँ पर आप देखते हैं 9 लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुप्लेट होते हैं, जबकि 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को फिर क्या कहा जाता है? एक्सोनमी, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजेला किससे बनते हैं? एक्सोनमी से बनते हैं, सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको सराउंड क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। सीलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसल बॉडीज़, बेसल बॉडीज़ के ऊपर क्या आ जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है, और फिर उसमें कुछ चेंजेस हो जाती हैं, और उससे फाइनली क्या बनता है? सीलिया और फ्लैजेला। मूवमेंट ऑफ सीलिया, स्लाइडिंग ऑफ डबल फाइब्रल्स इन 2 ग्रुप्स। सीलिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? 2 ग्रुप्स में उनकी मूवमेंट होती है। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास टोटल इसमें 9 है, ठीक है। हमने क्या किया कि इसमें टोटल 9 फाइबर्स है, डुप्लेट प्रेजेंट हैं। उस 9 में से पहले हमारे पास क्या हो जाता है? 5 डुप्लेट कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब 5 डुप्लेट कंट्रैक्ट होते हैं तो जो सीलिया होते हैं वो उनकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है और वो बेंट हो जाती है, इस तरह कर्व्ड शेप में आ जाती है। जबकि सेकंड हमारे पास इसे कहा जाता है इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है।
फर्स्ट हमने यहाँ पर बात की कि स्लाइडिंग होती है अब डबल फाइबर्स इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में सीलिया के जो फाइबर हैं मूव करते हैं। टोटल इसमें हमारे पास 9 डुप्लेट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टर्न होता है उसमें 5 आउट ऑफ 9 डुप्लेट्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। एज अ रिजल्ट सीलिया बेंड्स और शॉर्टन। 9 में से सबसे पहले हमारे पास 5 जो होंगे डुप्लेट्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और सीलिया की लेंथ को शॉर्ट कर लेंगे और वो बेंड हो जाएंगे, इस तरह से बेंड हो जाएंगे। इसे कहा जाता है दिस कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक। जबकि हमारे पास जो सेकंड इनका ग्रुप होता है उसमें कितने बच गए, 9 से 5 किया तो 4 बच गए, 4 डुप्लेट होते हैं और 4 डुप्लेट क्या होकर रिलैक्स होकर क्या करेंगे, 4 आउट ऑफ 9 डुप्लेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सीलिया बिकम स्ट्रेट। सीलिया को ये रिलैक्स करेंगे जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सीलिया रिलैक्स हो जाएगा, स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा और इसे कहा जाता है रिकवरी स्ट्रोक। तो मीन्स 2 स्ट्रोक्स होते हैं सीलिया के मूवमेंट में। एक हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रोक होता है जो कि 5 डुप्लेट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, जबकि हमारे पास रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है 4 डुप्लेट की कॉन्ट्रैक्शन से होता है और सीलिया क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है या स्ट्रेट हो जाता है। जबकि हमारे पास जो फ्लैचुला की मूवमेंट है वो क्या होती है, कॉजेज मूवमेंट बाय द पैसेज ऑफ रैपिड सक्सेसिव वेव्स। इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और इन वेव्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेव्स की वजह से क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। फ्लैचुला जो है वो इस तरह मूवमेंट करता है, जबकि सीलिया में इस तरह की मूवमेंट, सीलिया की मूवमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने रिकवरी स्ट्रोक है और ये हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रोक है। ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइप की जो मूवमेंट है ना, एक हमारे पास है रिकवरी स्ट्रोक और एक हमारे पास क्या है, इफेक्टिव स्ट्रोक। जबकि फ्लैचुला में हमारे पास किसी भी किस्म के स्ट्रोक प्रेजेंट नहीं होते, वेव्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं और वेव्स की प्रोडक्शन की वजह से क्या करते हैं, फ्लैचुलम मूव करते हैं। अ फ्लैचुलम कॉजेज मूवमेंट बाय द पैसेज ऑफ रैपिड सक्सेसिव वेव्स ऑफ बेंडिंग फ्रॉम द अटैच टू द फ्री एंड। अटैच से फ्री एंड की तरफ वेव्स की प्रोडक्शन होगी, जब वेव्स प्रोड्यूस होंगे तो ये मूवमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज़ फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में ये इसलिए प्रेजेंट होती हैं क्योंकि इस पर क्या प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक में किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। इसका जो शेप होता है वो हमारे पास सिलेंड्रिकल और रॉड शेप होता है। इसके 2 मेम्ब्रेन होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इसका स्मूथ है, जिस तरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमारे पास बिल्कुल स्मूथ है आउटर मेम्ब्रेन इसका, जबकि इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड होता है इनवर्ड। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स को क्या कहा जाता है, पोरेंस। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। ठीक है, पोरेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोरेन प्रोटीन्स होते हैं एंड दिस प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इन होल्स के थ्रू क्या होती हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनसाइड एंड आउटसाइड मीन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट करते हैं। बाकी जो हमारे पास इसका पूरा का पूरा जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीट क्या होता है, हमारे पास स्मूथ होता है, सिर्फ और सिर्फ उस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोरिन की वजह से होते हैं। पोरिन हमारे पास एक प्रोटीन है। इनर मेम्ब्रेन अगर आप देखें तो इनर मेम्ब्रेन क्या है, इनवर्ड इसकी फोल्डिंग हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है हमारे पास, इसकी इनवर्ड क्या हुई है, फोल्डिंग हुई है। इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल फोल्डेड इनवर्ड, द फोल्ड आर कॉल्ड क्रिस्टिया। यहाँ पर ये जितने भी इसके फोल्ड है इसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टिया। ये हमारे पास जो इसके फोल्ड है इसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टिया। क्रिस्टिया इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। क्रिस्टिया की वजह से क्या होता है, इनका सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर ये स्ट्रेट एक लाइन में होता तो फिर इसका सरफेस एरिया कम होता, लेकिन इनकी इनवर्ट फोल्डिंग की वजह से क्या हुआ है, इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। इनर सरफेस पे हमारे पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल इनर जो होते हैं ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उन्हें कहा जाता है F0 या F1 पार्टिकल्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होता है
माइटोकॉन्ड्रिया का उस पर ये प्रेजेंट होता है और इसे कहा जाता है F1 पार्टिकल्स या इसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होते हैं, एटीपी सिंथेस एंजाइम्स जो कि ग्रेन्यूल की फॉर्म में इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वो स्पेस होता है जो कि दो मेम्ब्रेन के दरमियान है। यहाँ पर अब हमारे पास है, ये हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। तो इसके दरमियान ये जो हमें लाइट ब्लू कलर का ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस को लेबल किया गया है। हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन हो गया, हमारे पास इनर मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पर आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी देख सकते हैं। जबकि सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए, जो इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड का जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम इसका स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70s का होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और इसके साथ हमारे पास ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफ़र आरएनए हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, और साथ में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स मिल के क्या बनाते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और इनकी वजह से आप, हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनके अंदर आरएनए भी प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, एंजाइम्स, राइबोसोम्स, इन सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। जो रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन की, वो सारे मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली। ये ख़ुद को मतलब इसके पास वो सारी मशीनरी मौजूद है जो कि रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी होती है, अपनी कॉपी बनाने के लिए नेसेसरी होती हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इट्स अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, metabolic processes that uses oxygen to generate ATP by extracting energy from sugar, fats and other organic compounds. माइटोकॉन्ड्रिया को सेलुलर रिस्पायरेशन का वो भी कहते हैं साइट, क्योंकि ये उन सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को जगह प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ये साइट प्रोवाइड करता है या उन्हें जगह प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एटीपी, जो हमारे पास क्या है, एनर्जी। ऑक्सीजन को यूज़ करके क्या मिलता है हमारे पास, हमें एटीपी मिलता है बाय एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम शुगर, फैट्स और अदर कुछ और हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और उसके साथ साथ यूज़ ऑक्सीजन टू जनरेट एटीपी, और साथ में शुगर, फैट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। इसके अलावा इसके जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स इन द मैट्रिक्स कैटलाइजेस सम ऑफ द स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। यहाँ पर हमने बात की कि इसके मैट्रिक्स में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और यही एंजाइम्स क्या होते हैं, द कैटलाइजेस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है उसमें कुछ स्टेप्स को वो एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेब्स साइकिल्स में हमारे पास ये एंजाइम यूज़ होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। अदर प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन एटीपी जनरेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन। दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी एटीपी चाहिए होती है, जितनी भी एनर्जी सेल को चाहिए होती है, वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती हैं। एंड इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बिकॉज इट कंटेन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, और जितनी भी चीज़ें नेसेसरी मेटाबॉलिक मशीनरी नेसेसरी होती है, जो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ इट्स कॉपी, तो वो सारी इसके अंदर मौजूद होती है, इनर मेम्ब्रेन में वो सारी मौजूद होती है।
नेक्स्ट हमारे पास हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो क्या है मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, तो ये सिर्फ प्रेजेंट होंगे यूकेरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन प्लास्टिड्स एनिमल सेल में भी मौजूद नहीं होते, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे, और प्लांट सेल्स के अलावा ये एल्गल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोप्लास्टिड वो ऑर्गेनेलियाँ होती हैं जिससे हमारे तीनों टाइप के प्लास्टिड जनरेट होते हैं, उससे अराइज होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोप्लास्टिड से हमारे पास आए हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तीनों टाइप के जो प्लास्टिड्स हैं वो जनरेट होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं फ्राम प्रोप्लास्टिड। ठीक है, प्रो मीन्स बिफोर प्लास्टिड, तो प्लास्टिड बनने से पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है प्रोप्लास्टिड। और जब प्लास्टिड उससे बन जाता है तो उसमें 3 टाइप्स के प्लास्टिड हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, हम प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स में, प्लांट के जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। और इसमें जो पिगमेंट है वो भी ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसे कहा जाता है क्लोरोफिल। इसमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। इसी वजह से प्लांट्स जिनके अंदर ये मौजूद होता है उनका कलर कौन सा अपीयर होता है, ग्रीन कलर अपीयर होता है। क्लोरोफिल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब सनलाइट। हमारे पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है, फूड प्रोडक्ट इनके लिए बनाता है प्लांट के लिए। तो उसके लिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या फंक्शन करता है, क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, ऑर्गेनिक फूड बनाता है, ग्लूकोज O6। ठीक है, ये कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सेम होता है एज ए हीमोग्लोबिन। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अगर आयरन की जगह हम क्या ऐड कर ले, यहाँ पर हम मैग्नीशियम आयन लगा ले, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, क्लोरोफिल रिजेंबल्स हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम आयन वाइल हीमोग्लोबिन हैज़ आयरन एज द सेंट्रल एटम। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वेलप, सेकंड स्ट्रोमा एंड थर्ड वन इज थाइलाकॉइड। इन्वेलप क्या, हमारे पास इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिंग जो मेम्ब्रेन होता है, उसे कहा जाता है इन्वेलप। ठीक है, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, मीन्स इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक इनर स्मूथ और आउटर कंटेन पोरेंस। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर जो इसका होता है वो स्मूथ होता है, जबकि इसका आउटर जो होता है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस होते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन पोरस था, पोरिन प्रोटीन की वजह से। और पोरस नेचर जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। Between the two membrane is intermembrane space same as mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास यही था कि उसके दरमियान जो स्पेस थी उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन उसका पोरिन था और इनर हमारे पास क्या था, उसका फोल्डेड था यहाँ, लेकिन यहाँ इन मेम्ब्रेन हमारे पास स्मूथ है। फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में हमारे पास क्या है, इसका आपको स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है। स्ट्रोमा हमारे पास ये जो पोर्शन है हमारे पास स्ट्रोमा है, जबकि इसमें आपके हमारे पास क्या है, थाइलाकॉइड है। अगर हम इस एक कॉइन की बात करें, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रेनम। और इसको जो कनेक्ट क्या है इसे कहा जाता है इंटरग्रेना। ठीक है, अगर इसको आप कट करके देखें तो इसमें आपको थाइलाकॉइड स्पेस भी नज़र आएगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन भी नज़र आएगा। स्ट्रोमा फॉर्म द ग्राउंड मास ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास जितना भी इसका ये वाला जो रीजन है, ये जितना भी ये पार्ट है, इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द
ग्राउंड मास ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट कंटेन प्रोटीन्स, राइबोसोम्स एंड सर्कुलर डीएनए। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स, राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए एंड enzymes. It provides site where carbon dioxide is fixed to manufacture sugar. स्ट्रोमा क्या है हमारे पास, वो साइट है जहाँ पर शुगर मीन्स के हमारे पास लेट सपोज ग्लूकोज है, शुगर है, शुगर की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है बाय फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके वाटर के साथ कंबाइन किया जाता है और इसे क्या बना लेते हैं, शुगर बनाते हैं, जो हमारे पास है ग्लूकोज। इसके बाद जो नेक्स्ट एक पार्ट है वो हमारे पास है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड आपने देख लेते फ्लैट एंड वेसिकल्स होते हैं विच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक थाइलाकॉइड है, इस तरह के शेप को इसका अरेंज करके क्या बनाते हैं, पूरा एक ग्रेना बनाते हैं। ग्रेनम अपीयर्स टू बी अ पाइल ऑफ थाइलाकॉइड, पूरा एक पाइल बन जाता है। इस तरह कॉइन्स को हम पाइल बना के इस तरह रख लेते हैं, तो इस तरह थाइलाकॉइड का जब पूरा पाइल बनता है तो उसे कहा जाता है ग्रेनम। 50 or more thylakoid piled to form one granum. 40 or 60 grana are present in each chloroplast. हर एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेनम प्रेजेंट होंगे, 40 to 60 ग्रेनम। और इन ग्रेनम को कनेक्ट क्या होता है, एक इनके दरमियान कनेक्शन होती है, वो ग्रीन कलर की नहीं होती, नॉन ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होती है और उसे कहा जाता है, इस तरह इनको जब आपस में कनेक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है इंटरग्रेना, ठीक है। इस तरह जब इनको लिंक किया जाता है तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है इंटरग्रेना। थाइलाकॉइड में हमारे पास 2 टाइप्स के थाइलाकॉइड्स होते हैं, एक हमारे पास स्मॉलर थाइलाकॉइड होते हैं, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, लार्जर थाइलाकॉइड। स्मॉलर थाइलाकॉइड इस तरह डिस्क के स्ट्रक्चर में होते हैं, कॉइन की तरह स्ट्रक्चर में होते हैं, जबकि हमारे पास जो लार्जर थाइलाकॉइड होते हैं उसे क्या इंटरग्रेना को ये कहते हैं लार्जर थाइलाकॉइड। ये कनेक्ट करते हैं ग्रेना को एक दूसरे के साथ, मीन्स इंटरग्रेना और लार्जर थाइलाकॉइड सेम चीज़ है। अगर आप इधर फिगर में देखें तो फिगर में आपको स्मॉलर थाइलाकॉइड भी नजर दिखाई देंगे और लार्जर थाइलाकॉइड भी दिखाई देंगे, और लार्जर थाइलाकॉइड को इंटरग्रेना भी कहा जाता है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के वो क्या है, इट इज़ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में जब ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, ऑर्गेनिक फूड की प्रोडक्शन होती है, तो उसके लिए पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। जहाँ पर ग्रीन कलर होता है, ग्रीन प्लांट्स में जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पर पूरा लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों जो होते हैं पूरा एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना while dark reaction occurs in stroma. लाइट रिएक्शन में सनलाइट को कैप्चर करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एटीपी में, ठीक है। सनलाइट को कैप्चर करके क्या बनाते हैं, एटीपी ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू एटीपी, जो कि हमारे पास क्या है, एनर्जी है। सनलाइट इज कैप्चर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी और ये प्रोसेस होता है इन दी ग्रेना। जबकि सेकंड फेज हमारे पास है फोटोसिंथेसिस का, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है या लाइट डार्क रिएक्शन में से कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके इससे क्या बनाते हैं, बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा पिगमेंट है जो कि प्लांट्स को सारे कलर्स प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन के अलावा, मीन्स प्लांट्स में जितने भी बाकी कलर्स अपीयर होते हैं वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन कलर होता है वो इसकी वजह से नहीं होता। इट इम्पार्ट कलर टू द प्लांट्स, इट इम्पार्ट बाकी सारे कलर्स देंगे, सिर्फ ग्रीन कलर से ये नहीं देगा। या इट इज़ प्रेजेंट इन द पेटल्स एंड इन द राइपन फ्रूट, जो कि हमारे पास अभी पूरी तरह पका नहीं होता, उस राइपन फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं और पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन
एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है पॉलिनेशन में। और क्योंकि जब राइपन फ्रूट में होते हैं और फ्लावर के पेटल्स में होते हैं तो ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन के बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके साथ स्टिक हो जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन में ये हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास क्या है, कलरलेस पिगमेंट्स है, ठीक है, ट्राइंगुलर और ट्यूबुलर इन शेप, इट इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट और एक्ट एज अ स्टोरेज और गिरनेली। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारे पास क्या है, स्टोरेज और गिरनेली है, जो कि अंडर ग्राउंड में जो जैसे हमारे पास पोटैटो है या जो रूट्स होते हैं प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये हमारे पास क्या है, लीडर है बिल्कुल सेल का। जिस तरह हमारे पास एक पार्टी होती है और उसका लीडर कौन होता है, वो लीडर का रोल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह सेल हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल का जो लीडर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था इन 1838। ठीक है, 1838 में उसने इसको डिस्कवर किया था। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउन हमारे पास क्या है, इट इज़ प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या ये एनिमल सेल हो। और इसकी जो हमारे पास डायमीटर होती है वो बहुत 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है। इट कंट्रोल्स ऑल दी मेटाबॉलिक processes, and it contains the genetic information in the form of chromosomes and DNA। जितने भी हमारे बॉडी में एक्टिविटी सेल में एक्टिविटीज़ होती हैं वो उन सब को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, चाहे वो एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो या वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र हो, हेरिडिटी। ठीक है, सारे सब कुछ जो होता है वो उससे कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हेरिडिटी को इस तरह कंट्रोल करता है कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और साथ में बाकी जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उन सब को कौन देखता है, न्यूक्लियस देखता है। ठीक है, ये मे बी इरेगुलर और स्फेरिकल इन शेप। इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है या फिर इसका इरेगुलर होता है। प्लांट सेल में इसका शेप डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल। और सेकंड इसमें यह है कि हमारे पास जो एनिमल सेल होता है उसमें न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इसलिए सेंटर में प्रेजेंट होता है क्योंकि एनिमल सेल में जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और मोर देन वन इन नंबर होते हैं। जबकि जो हमारे पास प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में हमारे पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, साइड पे पुश किया जाता है। और वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है कि वैक्यूल्स डिफरेंट टाइप के जो फूड कंटेंट्स हैं उसको स्टोर करता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती बॉडी को। तो जब ज़रूरत नहीं होती, जितना यूज़ करना होता है प्लांट ने वो यूज़ कर लेता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती तो उनको वैक्यूल्स में स्टोर कर दिया जाता है। जिन सेल में एक न्यूक्लियस होता है उसे कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएट। मीन्स सेल हैविंग वन न्यूक्लियस आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट मोनोन्यूक्लिएट ठीक है। जबकि जिन सेल में हमारे पास दो न्यूक्लियाई होंगे उसे कहा जाता है बाई न्यूक्लिएट, और जिनमें उससे ज़्यादा होंगे, टू से ज़्यादा उन्हें कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। नंबर के बेस पर सेल्स को नेम दिए गए हैं। मोनोन्यूक्लिएट मीन्स हैविंग वन न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लिएट हैविंग टू न्यूक्लियाई, जबकि मल्टी न्यूक्लिएट में हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस देखें तो उसके हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड वन हमारे पास है न्यूक्लियर प्लाज्म, एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स। और इसके साथ साथ हमारे पास एक फोर्थ पार्ट भी है जो कि हमारे पास है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट होते हैं एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस,
और ये पूरा हमारे पास एक क्या है, न्यूक्लियस है। ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर जो डार्कर रीजन होता है, उस डार्क रीजन को, बाकी रीजन इससे लाइट है, जो डार्क रीजन होता है इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ये हमारे पास पोर्स प्रेजेंट है इसके सरफेस के ऊपर, न्यूक्लियर पोर्स, और ये इसका प्रोटेक्टिंग कवर है कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये इसमें क्रोमेटिन मटीरियल है जो कि कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाएंगे। और न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यू होता है, ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है इट कंटिन्यूज विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इन्वेलप इज अ डबल कवरिंग विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से, ये सेपरेट करता है। बोथ मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय प्री न्यूक्लियर स्पेस। डबल मेम्ब्रेन है तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होता है उसे क्या जाता है, perinuclear space. It is composed of lipid bilayer and protein. There are numerous pores in the envelope called nuclear pores. यहाँ पर जो आपने फिगर में देख लिए थे, हमारे पास स्मॉल पोर्स होते हैं, मैनी इन नंबर होते हैं, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स, विच आर कंपोज ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियर प्रोटीन्स। पोर के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जबकि न्यूक्लियस इसका डार्क रीजन होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड दी न्यूक्लियस। इसके ऊपर किसी भी किस्म का मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता जो कि इसके कंटेंट को न्यूक्लियस के कंटेंट से सेपरेट कर सके। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर किसी भी किस्म का इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता जो कि इसके कंटेंट को सेपरेट कर सके न्यूक्लियस के कंटेंट से, इसलिए इसे कहा जाता है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। देयर मे बी वन और मोर न्यूक्लिया इन द न्यूक्लियस। इट्स कंपोज्ड ऑफ टू रीजन्स। एक हमारे पास क्या है, इसका पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया होता है, दूसरा हमारे पास इसका होता है सेंट्रल फिब्रिलर एरिया। इसके टू रीजन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमारे पास होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स, ठीक है। जबकि हमारे पास जो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया होता है इसमें राइबोसोमल आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द कोलॉइडल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड आयंस। न्यूक्लियोप्लाज्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या प्रेजेंट होते हैं, एक मिक्सचर होता है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इट सर्व एज अ मैट्रिक्स इन विच न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज सस्पेंडेड। ये मिक्सचर, ये पूरा एक मिक्सचर होता है, कोलॉइडल मिक्सचर, जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, अटके होते हैं, जिस तरह आप क्या होते हैं, हैंग हुए होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कौन सा है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, एक हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड प्लस हमारे पास जो प्रोटीन होता है वो क्या बना लेता है, न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। It acts as a storage place for enzymes, and nucleoplasm provide the raw material needed for DNA replication and synthesis of RNA. Nucleoplasm वो मटीरियल प्रोवाइड करता है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द DNA replication and synthesis of RNA. इसके अलावा हमारे पास ये क्या है, इट्स अ स्टोरेज प्लेस फॉर एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम इसमें स्टोर होते हैं। क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, इट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेड अप ऑफ आर्म्स एंड सेंट्रोमियर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्म ये है, एक ये है, और एक आप ये हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास आप इस तरह से लेंगे, इस तरह एक आर्म हो जाएगा और इस तरह से दूसरा आर्म हो जाएगा, टू आर्म्स होते हैं, ठीक है। और इनको आपस में अटैच किया होता है एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास क्या है, दो आर्म्स है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा क्या है, एक क्रोमोसोम है, कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स। ये हमारे पास क्या, एक ये क्रोमेटिड हो गया और एक ये क्रोमेटिड हो गया। जब क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होते उससे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम्स बना लेता है। हर एक क्रोमोसोम में हमारे पास दो क्या होंगे, आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होंगे, और ये दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं एट सेंट्रोमियर पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेटोकोर।
held together at the centromere. It is composed of DNA and proteins. Genes are present on the chromosomes. Number of chromosomes in all individual of the same species remain constant. मीन्स ह्यूमंस जो है हमारे पास एक स्पीशी है, तो ह्यूमन में सारे जो ह्यूमंस होंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा 46 होगा. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, हमने बार बार इसका जिक्र किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है. प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास वो सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है. प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से आते हैं, आर्किया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जबकि रिमेनिंग जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल की जो डिवीजन होती है, जब एक सेल से 2 कॉपीज बनती हैं तो वो 2 मेथड को फॉलो करते हैं, आइदर माइटोसिस और मियोसिस. या माइटोसिस के थ्रू उसकी डिवीजन हो जाएगी या मियोसिस के थ्रू इसकी डिवीजन हो जाएगी 4 कॉपीज बना के, जबकि माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होकर 2 कॉपीज बनाएगा, 2 डॉटर सेल्स बनाएगा. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू डिवीजन नहीं करता, बल्कि सेल डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका साइज, जिसमें हमने राइबोसोम्स में इसकी बात भी की है कि प्रोकैरियोटिक में हमारे पास स्मॉल साइज़ का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में हमारे पास लार्जर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की. नंबर 1 हमारे पास है कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, while in eukaryotic cells nucleus is well defined with a nuclear membrane. Prokaryotic cell a single length of only nucleic acid is present. जबकि हमारे पास several lengths of genetic material containing DNA wound around these certain proteins present होता है in eukaryotic cells. Prokaryotic ribosomes smaller in size, जबकि eukaryotic ribosomes are larger in size. प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स के अलावा कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक में सारी की सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ हो गए. जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस इसका वेल डिफाइंड होता है. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, सारे ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे. Example of prokaryotic cells are bacteria, blue-green algae or cyanobacteria, while examples of eukaryotic are amoeba and all plant and animal cells. Now come towards the important MCQs. Plant cells synthesize sugar in dash. Plant cells कहाँ पर sugar synthesize करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ भी लिया था कि प्लांट सेल्स जो होते हैं वो उसके कौन से उसमें क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में शुगर को सिंथेसाइज करते हैं, ग्रेनम में, स्ट्रोमा में, थाइलाकॉइड में या फिर सिस्टर्नी में. ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनमें कौन सा वो पार्ट है जिसमें प्लांट शुगर की फॉर्मेशन करता है या शुगर को सिंथेसाइज करता है. इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रोमा. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. All types of plastids are produced by क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट, या इसके साथ हमारे पास आता है प्रोप्लास्टिड भी हम लिख सकते हैं. डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल because it produces or generates energy in the form of ATP. This is all about the last lecture of your chapter number 1. Your chapter number 1 is completed. Thank you so much.